मौत नहीं बचनी चाहिए। इंस्पेक्टर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लीना के चेहरे पर एक शैतानी वाली मुस्कान आ गई। वो बड़बड़ाती हुई बोली, किसी की विश पूरी हो ना हो, मेरी तो जरूर होनी चाहिए। वो अपने रूम में चली गई और टीवी के सामने बैठ गई। दूसरी तरफ रेलवे यार्ड में गुंडे के जाने के बाद अहम गीत की तरफ देखता हुआ बोला, गीत जल्दी करो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। गीत फिक्रमंद आवाज में बोली, डर लग रहा है मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझसे ये नहीं होगा। अहम रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज गीत, वो वापस कभी भी आ सकता है, जल्दी करो प्लीज, बस 2 सेकंड की बात है। गीत बेचैनी भरी नजरों से जतिन की तरफ देखती हुई बोली, अंकल मैं कैसे? तब जतिन बोला, बेटा जो अहम कह रहा है कर दो, भगवान ने अगर बुरा चाहा होगा तो हमारे चाहने पर भी अच्छा नहीं होगा, और अच्छा चाहा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। गीत के पास भी अब कोई चारा नहीं था। वो सहमति में सिर हिलाती हुई बोली, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा तिरछा होना पड़ेगा, तभी मैं हाथ वाली रस्सी में आग लगा पाऊंगी। अहम ने किसी तरह तिरछा होने की कोशिश की। गीत ने भी अपने हाथों की बंधी रस्सी को किसी तरह खिसकाकर अपनी हथेली को माचिस जलाने के लिए फ्री कर लिया था। वो पैरों को ट्रेन के फर्श पर खिसकाते हुए अहम तक पहुंच गई। उसने माचिस हाथ में पकड़ा ही था कि तभी लोकेश की गुस्से से भरी आवाज उनके कानों में पड़ी, अहम कपूर। आवाज सुनते ही गीत ने माचिस को छुपा लिया और जल्दी से वापस अपने सीट पर आकर बैठ गई। उसी समय लोकेश वहां आया। वो गुस्से में था और हाथ में एक मोबाइल था। उसने मोबाइल पर चल रहे न्यूज को अहम को दिखाते हुए कहा, ये क्या है मिस्टर अहम कपूर, न्यूज तक कैसे पहुंची ये खबर? अहम ने जब न्यूज को देखा तो वो भी हैरान रह गया। न्यूज एंकर न्यूज रीड करती हुई बोली, अभी अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अहम कपूर का किडनैप हो चुका है। वो बीते कल से ही लापता हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तभी लोकेश ने मोबाइल अहम के पास से हटा लिया और गुस्से में बोला, क्या इसका कोई जवाब है तुम लोगों के पास? पुलिस तक कैसे पहुंची ये न्यूज, कैसे? अहम भी ये सुनकर हैरान था। वो बोला, हमें नहीं पता है। अचानक लोकेश गीत की तरफ मुड़ा और बोला, ये तुम्हारी ही कोई चाल थी ना? टाइम तो बीत गया, कहाँ है ये ध्रुव अभी तक? उसी ने ये न्यूज लीक की है ना? गीत सिर हिलाती हुई बोली, नहीं, हमारी कोई चाल नहीं है, ध्रुव बस आता ही होगा। लोकेश गुस्से में बोला, अब तुम लोगों का बहुत हो गया। जब से यहाँ आए हो बस नौटंकी ही हो रहा है। टाइम ओवर हो गया है तुम लोगों का। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। इतना कहकर उसने अपनी पिस्तौल निकाली और ट्रिगर पर हाथ रखा ही था कि अहम बोला, रुको लोकेश, क्या चाहिए तुम्हें? लोकेश पिस्तौल को गीत के माथे पर सटाता हुआ बोला, अब बस तुम्हारे इस मैडम की जान चाहिए जिसके लिए हमें पैसे मिलने वाले थे, और कुछ नहीं। अहम उसके सामने ऑफर रखता हुआ बोला, तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, लेकिन गीत को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। लोकेश बोला, अभी तक तो 10 करोड़ यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन पुलिस तक खबर पहुँच गई और तुम कह रहे हो कि मुझे पैसे दोगे? अब हम तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाला। अगले ही पल वो फिर से ट्रिगर को दबाने के लिए तैयार था। गीत ने अपनी आंखें मूंद ली थी। वो समझ गई थी कि अब वो नहीं बचने वाली है। अहम भी लोकेश के सामने अगला ऑफर रखने ही वाला था कि तभी लोकेश का मोबाइल रिंग करने लगा। लोकेश बड़बड़ाता हुआ बोला, अब किसका कॉल है? उसने कॉल रिसीव किया ही था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, ध्रुव की गाड़ी आ रही है, लेकिन उसके पीछे पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी आ रही है। मुश्किल से 15 मिनट में वो लोग यार्ड तक पहुंच जाएंगे। लोकेश गंभीर होता हुआ बोला,
ठीक है, तुम नजर रखो, हम यहाँ से निकलते हैं। फिर वो अहम की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखता हुआ बोला, देखा तुमने, हम बोले थे ना कि इस ध्रुव ने पुलिस को बताया होगा, और ये सब इस लड़की की चाल है। मन तो कर रहा है कि अभी इस लड़की की जान ले लूं, लेकिन पुलिस के लिए यहाँ सबूत नहीं छोड़ सकता। गीत बोली, नहीं, ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता है, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अहम की जान इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। लोकेश गुस्से में बोला, अरे हाँ, वो तो हम पुलिस को इन्फॉर्म किए ना कि यहाँ आओ और हमको पकड़ लो। हम सही बोले ना? फिर वो तुरंत अपने आदमियों से बोला, जल्दी सारा सामान समेटो और निकलो यहाँ से। इन लोगों की गाड़ी को भी ले जाना जो यार्ड के बाहर खड़ी है। उसका आदेश मिलते ही सभी जल्दबाजी में उस ट्रेन के डिब्बे को खाली करने लगे। तब लोकेश बोला, चलो तुम लोग अपना अपना मोबाइल दो, बहुत भरोसा कर लिया तुम लोगों पर। अब होगा सबका मोबाइल स्विच ऑफ और हम अपना लोकेशन अब चेंज करेंगे। उसने तीनों का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और सबके मुंह पर टेप चिपका दिया। लगभग 10 मिनट के अंदर ट्रेन के डिब्बे से सारा सामान समेटकर गाड़ी में बैठे और सामने वाले घने जंगल में एंटर कर गए। लोकेश के साथ उसके 2 साथी और अहम, गीत और जतिन थे। लोकेश का एक साथी बोला, बॉस, इन तीनों का आंख भी बंद कर देना चाहिए, अगर इन लोगों ने हमारी असली लोकेशन देख ली तो। लोकेश हंसता हुआ बोला, देख लेने दो, जंगल का ये भूल भुलैया वाला रास्ता इतना भी आसान नहीं है। वहां तो सूरज की रोशनी भी आने से डरती है, तो इन मानव की क्या औकात है कि वहां आ जाए। साथी बोला, फिर भी बॉस, हमें रिस्क क्यों लेना? लोकेश बोला, ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बांध दो पट्टी इनके आंखों पर। उसके साथी ने तुरंत तीनों की आंखों पर पट्टी बांधी। उनकी गाड़ी तेजी से जंगल के अंदर जाती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव यार्ड के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी पीछे पुलिस की गाड़ी को देखकर हैरान रह गया और बोला, ये पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं इन्हें भी अहम का लोकेशन तो नहीं पता चल गया? यार्ड के पास पहुंचते ही उसने जैसे ही गाड़ी रोकी, पुलिस की गाड़ी भी उसके गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो गई। गाड़ी के अंदर से इंस्पेक्टर अर्जुन निकला और ध्रुव की गाड़ी के पास आकर बोला, हेलो मिस्टर ध्रुव, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन, गाड़ी से बाहर निकलिए, आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। ध्रुव गाड़ी से उतरता हुआ बोला, क्यों, मेरी गाड़ी की तलाशी क्यों लेनी है आपको? इंस्पेक्टर बोला, बस 2 मिनट रुक जाएं, आप खुद बताएंगे। फिर वो एक कांस्टेबल को देखता हुआ बोला, गाड़ी चेक करो, देखो कि क्या क्या मिलता है। कांस्टेबल गाड़ी के अंदर देखने लगा। वहीं ध्रुव थोड़ा सख्त लहजे में बोला, इंस्पेक्टर, आप गलत कर रहे हैं, आपको पता है ना कि मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर बोला, हमें पता है कि आप मिस्टर अहम कपूर के दोस्त हैं और आप लोगों की पहुंच कहां तक है वो भी जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कमिश्नर साहब का आदेश था, कैसे नहीं मानता। तभी कांस्टेबल गाड़ी के अंदर से बैग लेकर नीचे उतरा और बोला, सर, ये 2 बैग मिला है गाड़ी से। इंस्पेक्टर बैग को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, गुड, अब जरा खोलकर भी दिखाओ कि उसमें क्या है। ये देखकर ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत बोला, रुको इंस्पेक्टर, क्या चाहिए तुम्हें? इंस्पेक्टर हंसता हुआ बोला, अच्छा सवाल है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस जानना है कि तुमने गीत के साथ मिलकर अहम कपूर को किडनैप क्यों किया। ये सुनते ही ध्रुव गुस्सा करता हुआ बोला, क्या बकवास है ये, मैं क्यों करूंगा किडनैप? ये सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन ने कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा, देख रहे हो कामड़े, मिस्टर अहम कपूर का दोस्त बोल रहा है कि वो उसका किडनैप क्यों करेगा। अरे ध्रुव साहब, हम लोग क्या आपको आदि मानव लग रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आएगा? जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां मोटिव भी क्लियर होता है। हजारों ऐसे केस देखे हैं मैंने
ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, पागल हो गए हैं आप लोग, वो मेरा दोस्त है। आप लोगों को लगता है कि मैंने पैसे के लिए उसे किडनैप किया? इंस्पेक्टर बोला, लगता नहीं है, यही सच है। आपसे अपने दोस्त का नाम, पैसा, शोहरत बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसके घर की एक नर्स के साथ मिलकर उन्हें किडनैप का प्लान बनाया ताकि पैसे ले सके। ध्रुव गुस्सा करता हुआ बोला, मतलब आप कुछ भी कहानी बना देंगे और हम मान लेंगे? इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, मत मानिए, अभी आपके आंखों के सामने साबित कर देते हैं। कांबड़े, बैग खोलकर जरा ध्रुव साहब को दिखाओ तो। कांस्टेबल ने बैग खोला और ढेर सारे पैसों को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोला, साहब, इसमें तो पैसे ही पैसे हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर बोला, हो गया ना मोटिव क्लियर ध्रुव साहब, आपने पैसों के लिए अपने दोस्त का किडनैप किया। ध्रुव किडनैप सुन सुनकर परेशान हो चुका था। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, शट अप! मैंने अहम का किडनैप नहीं किया। किडनैपर का मैसेज आया था, इसीलिए अहम को छोड़ने के बदले ये पैसे उसे देने जा रहा था। इंस्पेक्टर बोला, ओके, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो सबूत क्या है आपके पास? दिखाइए वो मैसेज। ध्रुव ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मैसेज निकालकर इंस्पेक्टर को दे दिया। मैसेज देखते ही इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। वो बोला, ध्रुव साहब, ये मैसेज तो आपको गीत ने भेजा है। क्या गीत और ध्रुव अब लीना की जाल में फंस चुके हैं? क्या अहम हो पाएगा लोकेश के चंगुल से आजाद, या आएगा कोई नया ट्विस्ट? ऐसी सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इंस्पेक्टर अर्जुन ध्रुव से बोला, ओके, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि आपको किडनैपर का मैसेज आया था, तो सबूत क्या है आपके पास? अगर मैसेज है तो दिखाइए वो मैसेज। अभी दिखाता हूँ मैसेज। कहते हुए ध्रुव ने अपना मोबाइल निकाला और मैसेज निकालकर इंस्पेक्टर को दे दिया। मैसेज देखते ही इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, ध्रुव साहब, ये मैसेज तो आपको गीत ने भेजा है। इसका मतलब किडनैपर कोई और नहीं बल्कि गीत है। उसकी बात सुनते ही ध्रुव चौंकते हुए बोला, नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? गीत ने तो बस मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया था। इंस्पेक्टर हंसता हुआ बोला, लेकिन इसका तो कोई सबूत नहीं है आपके पास। इसीलिए अब मैं ये बात क्यों नहीं मानूं कि आप भी गीत के साथ शामिल हैं। ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ना ही मैंने कुछ किया और ना ही गीत ने। इंस्पेक्टर बोला, गीत हमारी प्राइम सस्पेक्ट है और अब आपको भी कस्टडी में लेना ही होगा, क्योंकि अगर आपको अहम कपूर के किडनैपिंग की जानकारी थी तो आपने उसे पुलिस से भी छुपाया है। फिर उसने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, अरेस्ट कर लो इनको। तब ध्रुव गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अहम की जान खतरे में है। अगर मैं पैसे लेकर नहीं पहुंचा तो गुंडे मार डालेंगे उन्हें। इंस्पेक्टर बोला, पुलिस हम हैं, इसीलिए अहम कपूर को ढूंढने का काम हम पर छोड़ दीजिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर वो कांस्टेबल से बोला, गाड़ी के अंदर हथकड़ी लगा दो इन्हें, हमें इस यार्ड की भी छानबीन करनी है। अहम और गीत दोनों के मोबाइल का लास्ट लोकेशन यही था। जरूर गीत ने यहीं कहीं अहम को छुपाया होगा। ध्रुव परेशान हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कांस्टेबल ने उसे गाड़ी में बिठाकर हथकड़ी पहना दिया और इंस्पेक्टर के साथ यार्ड की तरफ बढ़ा ही था कि तभी ध्रुव ने पीछे से चिल्लाते हुए बोला, कितना पैसा चाहिए इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, सॉरी ध्रुव साहब,
कोई और केस होता तो पैसे पर मान जाता, लेकिन इस केस में नहीं। इसमें पैसे से भी ज्यादा बड़ी चीज मिलने की उम्मीद है मुझे। ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बोला, कमीना साला, एक बार अहम को आ जाने दो, फिर तुम्हें भी देख लूंगा। वहीं इंस्पेक्टर अर्जुन कांस्टेबल कांबले के साथ यार्ड के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ लोकेश की गाड़ी करीब आधे घंटे तक जंगल के अंदर चलती रही और फिर अचानक एक जगह जाकर रुक गई। आगे जाने के लिए बस पैदल रास्ता था। जंगल भी इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी वहां अच्छे से नहीं आ पा रही थी। सब लोग वहीं गाड़ी से उतरे और करीब 15 मिनट तक पैदल रास्ते पर चलते रहे। कुछ देर में वो सभी एक खाली जगह पर आ पहुंचे। सामने ही एक खंडर सा महल था जो जर्जर हालत में था। उस जगह को देखकर लोकेश के चेहरे पर खुशी आ गई। वो गर्वित नजरों से उस महल को देखता हुआ बोला, आखिरकार हम अपने लंका पहुंच ही गए। चलो इन लोगों का भी आंख और मुंह खोल दो, देख लेने दो इन्हें भी। लोकेश के आदेश पर अहम, गीत और जतिन की आंखों से पट्टी हटा दी गई और मुंह से टेप भी हटा दिया गया। वो सभी हैरान से आसपास देखने लगे। पास ही एक बड़ा सा तालाब था और उसी के सामने वो खंडर महल और चारों बगल बस जंगल ही जंगल। गीत हैरानी भरी नजरों से देखती हुई बोली, जंगल के बीच में ये खंडर महल? उसकी बात सुनकर लोकेश बोला, मैडम जी, ये महल तो अंग्रेजों के जमाने का है। हमें भी नहीं पता था कि इतने घने जंगल के बीच में ये महल क्यों था, लेकिन महल तो है बड़ा शानदार। तभी अहम गुस्से में बोला, तुम्हें चाहिए क्या हम लोगों से? अगर कुछ नहीं चाहिए तो जाने क्यों नहीं देते हमें? लोकेश उसकी तरफ देखता हुआ बोला, अब तुम लोग यहाँ से भी तभी जाओगे जब या तो गीत की जान जाएगी या हमने जो मांग रखी है वो हमारे तक पहुंच जाएंगे। अहम बोला, ध्रुव के अलावा अब सिर्फ मैं ही बचा हूं जो तुम्हारी मांग पूरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। लोकेश मुस्कुराता हुआ बोला, अहम कपूर, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि तुम्हें यहाँ से आजाद करेंगे। हमारी मांग को ध्रुव को ही पहुंचाना होगा। फिर उसने अपने साथियों से कहा, जनरेटर स्टार्ट कर दो। इतना कहकर लोकेश खंडर महल के अंदर चला गया। उसके साथ साथ अहम, गीत और जतिन भी उस खंडर के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर वो सभी हैरान रह गए। अंदर वो किसी आलीशान महल से कम नहीं लग रहा था और वहां हॉल में सैकड़ों वैसी ही पेटियां रखी हुई थी जैसे कि अहम ने ट्रेन के डब्बों में देखी थी। अहम हैरान होता हुआ बोला, मतलब तुम लोग यहाँ से सारी चीजें ऑपरेट करते हो? लोकेश ने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपने एक साथी से बोला, इन लोगों को कुर्सी से बांध दो और मुंह भी चिपका देना। इन लोगों की बकवास सुन सुनकर थक चुका हूं मैं। तभी अहम बोला, मेरी बात मान लो, मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मांग पूरी कर दूंगा। उसके बाद तुम गीत और डैड को भी छोड़ देना। लोकेश ने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल उसके साथियों ने तीनों के मुंह पर टेप चिपका दिया और कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद वो सभी बने हुए कमरों के अंदर चले गए। उन लोगों के वहां से जाते ही अहम ने गीत की तरफ देखा जो उसके बगल वाली कुर्सी पर बंधी हुई थी। सभी के मुंह पर टेप चिपके हुए थे, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अहम ने इशारों से गीत को माचिस जलाने को कहा। गीत ने भी वही किया। उसने माचिस जलाकर अहम के हाथों में बंधी रस्सी पर पकड़ा दिया। रस्सी में आग पकड़ते ही जैसे ही रस्सी थोड़ी सी ढीली हुई, अहम ने तुरंत अपने हाथ को आजाद कर लिया और रस्सी दूर फेंक दी ताकि आग फैल ना सके। उसने फिर जल्दी जल्दी अपने पैरों के बंधन को खोला और फिर गीत और जतिन को भी आजाद कर दिया। गीत अहम से दबी आवाज में बोली, अब क्या करना है? कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? रास्ता तो हमें पता भी नहीं है। अहम दबी आवाज में बोला,
पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। बिना आवाज किए निकलो यहाँ से। तीनों दबे पांव उस खंडर से बाहर निकले और एक तरफ तेजी से भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अर्जुन ने यार्ड छान मारा, लेकिन वहां उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। तभी अर्जुन को एक कॉल आया। अर्जुन ने कॉल रिसीव करते ही कहा, क्या खबर है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, गीत और अहम का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। लास्ट लोकेशन यार्ड का ही था। अर्जुन झंझलाते हुए बोला, शिट, लगता है वे लोग यहाँ से बचकर निकल गए। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, लेकिन सर, एक गुड न्यूज है। क्या? अहम के किडनैप होने के बाद गीत के मोबाइल से ध्रुव को कई बार कॉल गए हैं और उसके मोबाइल से उस दूसरे मोबाइल पर भी कॉल गए हैं जो उसके रूम से मिला था। दूसरे मोबाइल पर कुछ और नंबर से भी कॉल आए हैं, लेकिन वो सभी फेक नाम से रजिस्टर किए गए हैं। इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, गुड जॉब। अब तो गीत आसानी से फंस चुकी है और साथ में ध्रुव भी। उसने कॉल रख दिया और कांस्टेबल कामले से बोला, चलो कामले, अब जरा ध्रुव साहब की खातिरदारी करते हैं। गीत का असली ठिकाना तो मालूम ही होगा इन्हें। दोनों वापस गाड़ी के पास लौट आए, जहां ध्रुव हथकड़ी से बंधा हुआ बैठा था। उनके आते ही ध्रुव बेचैन होता हुआ बोला, अहम मिला? इंस्पेक्टर बोला, वो तो आप हमें बताएंगे कि अहम को गीत ने कहां छुपाया होगा। ध्रुव झुंझलाता हुआ बोला, क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? अगर आप लोग ने देर किया तो अहम के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, देर तो आप कर रहे हैं ध्रुव साहब हमें बताने में। आपको पता नहीं है कि एक मोबाइल गीत के रूम से मिला है जिसमें लास्ट नंबर गीत का ही है। हमें शक है कि जब गीत को लगा कि वो पकड़ी जाएगी तो उसने मोबाइल और सिम दोनों ही तोड़ दिए। शायद वो उसका यूज अपने लोगों से अहम का किडनैपिंग कराने के लिए कर रही होगी। ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, ये कौन सी नई थ्योरी ले आए हैं आप लोग? गीत ऐसा कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर बोला, हमें तो आप पर भी शक है ध्रुव साहब। हम अंतिम बार पूछ रहे हैं आपसे, गीत का असली ठिकाना कहाँ है? ध्रुव झुंझलाता हुआ बोला, हमें भी कुछ नहीं पता। उसका इतना कहना था कि इंस्पेक्टर अर्जुन का एक जोरदार चाटा ध्रुव के गाल पर पड़ा। ध्रुव का दिमाग सन्न हो गया। अर्जुन गुस्से में बोला, ये तो अभी शुरुआत है ध्रुव साहब। अगर पता नहीं बताया तो हमें पता निकालना भी अच्छे से आता है। इतना कहकर उसने ध्रुव का गला पकड़ लिया। उसी समय अर्जुन का मोबाइल बज उठा। अर्जुन ने देखा कमिश्नर साहब का कॉल था। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, जय हिंद सर। जय हिंद। कोई लीड मिली क्या? यस सर, वो मोबाइल जो गीत के कमरे से मिली थी, मुझे शक है कि उसने उसी का यूज अहम को किडनैपिंग करवाने के लिए किया होगा और फिर गीत के पर्सनल नंबर से लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग को ध्रुव को कॉल भी आया था। मुझे शक है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। क्या? इम्पॉसिबल है ये। ध्रुव को अच्छे से जानता हूं मैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सॉरी सर, लेकिन पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो ध्रुव दोनों ही हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। मैंने ध्रुव को अरेस्ट भी कर लिया है। क्या? ठीक है, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं अभी वहां आता हूं। यस सर। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया था। उसने एक नंबर पर कॉल किया और कहा, एक न्यूज है और उसे ब्रेकिंग न्यूज बना दो। वो जानता था कि न्यूज में आने से गीत अपने आप दोषी बन जाएगी। हुआ भी वही। उसने न्यूज बता दी और वो ब्रेकिंग न्यूज भी बन गई। लोकेश अपने रूम में अपने साथियों के साथ बैठा मोबाइल ही देख रहा था कि तभी वो न्यूज उसके सामने आ गई। अभी अभी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि अहम कपूर किडनैपिंग केस में उनके घर की नर्स गीत और उसका दोस्त ध्रुव शामिल हैं। ध्रुव को जहां पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, वही गीत अभी भी फरार है और उसकी खोज भी जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ये वही गीत है जिसका नाम कुछ महीने पहले अहम कपूर को ब्लैकमेल करने में आया था, लेकिन कोर्ट से उसे बाइज्जत बरी मिल गई। क्या वो सच में बेगुनाह थी? गीत खुद को कैसे इन सब से बचाएगी? क्या अहम और गीत लोकेश के चंगुल से आजाद हो चुके हैं? क्या लीना अपने चाल में सफल हो चुकी है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। लोकेश अपने मोबाइल पर ध्रुव के गिरफ्तार होने और अहम कपूर के किडनैपिंग के पीछे गीत का हाथ होने की न्यूज सुनकर शॉक्ड रह गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, इन पुलिस वालों ने तो मेरा काम और आसान कर दिया है, लेकिन ये हुआ कैसे? उन्हें गीत पर शक क्यों हो रहा है? तभी न्यूज में न्यूज एंकर बोली, आइए हमारे साथ लाइव हैं अहम कपूर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर अर्जुन। हाँ तो इंस्पेक्टर अर्जुन, क्या ये बात कंफर्म है कि इन सब के पीछे अहम कपूर की नर्स गीत और उसके दोस्त ध्रुव का ही हाथ है? इंस्पेक्टर अर्जुन बोला, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमें दोनों पर शक है और उसके लिए हमारे पास इनफ एविडेंस भी है। न्यूज एंकर बोली, तो जैसे कि आपने खुद इंस्पेक्टर अर्जुन से सुना, उनके पास दोनों के अगेंस्ट इनफ एविडेंस है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अहम कपूर के सबसे करीबी माने जाने वाले उसके दोस्त और उनकी नर्स ने ही मिलकर अहम कपूर की किडनैपिंग का प्लान किया था। हमें नर्स गीत के बारे में और भी बातें बताने के लिए कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाली हैं अहम कपूर की कथित गर्लफ्रेंड मिस लीना। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। न्यूज देखते ही लोकेश खुद में बड़बड़ाता हुआ बोला, ये सब चाल कहीं लीना मैडम ने तो नहीं बिछाया है गीत को फंसाने के लिए? इंस्पेक्टर अर्जुन तो लीना मैडम के कॉलेज का दोस्त है और उन्हें ये बात मैंने बताई भी नहीं है कि मैंने ही अहम कपूर को किडनैप किया है। ओह गॉड, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे लीना मैडम से बात करनी ही होगी। उसने तुरंत लीना को कॉल किया और बोला, हेलो मैडम, हम लोकेश बोल रहे हैं। ये सुनते ही लीना डांटती हुई बोली, कहाँ मर गए थे तुम लोग? तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था? सॉरी मैडम, हमें आपको कुछ बताना है। छोड़ो, अब भूल जाओ वो सब। तुम लोगों का काम किसी और ने कर दिया है। हालांकि काम तो जिसने भी किया है उल्टा किया है, लेकिन मैंने अपना सोर्स लगाकर उसे सीधा कर दिया है। अब वो नहीं बचेगी। हम भी वही कहना चाहते हैं मैडम। हमने ही अहम कपूर का किडनैपिंग किया है और अब गीत और अहम दोनों हमारे कब्जे में हैं। ये सुनते ही पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। लीना ने जो भी प्लान बनाए थे उसे लगा जैसे उसके प्लान को झटका लगा हो। उसके चेहरे पर की खुशी गायब हो गई थी। अचानक लीना को चुप देखकर लोकेश बोला, मैडम सुन रही हैं ना आप? अगले ही पल लीना चिल्लाती हुई बोली, पागल हो गए हो तुम? तुम्हें किसने कहा था अहम को किडनैप करने को? क्यों? वेरी वेरी सॉरी मैडम, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अहम कपूर ने हमारे अड्डे पर ड्रग्स को देख लिया था, इसीलिए। ड्रग्स देख लिया तो क्या तुम क्या अब उसे मारने वाले हो? अगर नहीं तो कभी ना कभी वो तो छूट ही जाएगा ना, फिर क्या करोगे तुम? लोकेश सहमते हुए बोला, मैडम हमने सोचा था कि अगर अहम की कंपनी की फेयरनेस क्रीम वाला डब्बा मिल जाता तो हम उसमें ड्रग्स भरकर उसके थ्रू उसे ब्लैकमेल कर सकते थे। ध्रुव उस डब्बे को लेकर आ ही रहा था, लेकिन बीच में इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया। लीना झुंझलाती हुई बोली, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था ना यार। मैंने ही उस इंस्पेक्टर को भेजा था, लेकिन वो भी एक कदम आगे निकला। मैंने सिर्फ गीत को अरेस्ट करने को कहा था, लेकिन उसने तो ध्रुव को अरेस्ट कर लिया है और गीत को अक्यूज्ड बना दिया। लोकेश बोला, मैडम हम क्या करें अब? हम तो अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। कहीं पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो? लीना धमकी देती हुई बोली, अगर पुलिस तुम तक पहुंची भी
तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, नहीं तो पता है ना तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। लोकेश गिड़गिड़ाता हुआ बोला। प्लीज मैडम, कुछ करिए, कुछ सोचिए मैडम, लीना सोचती हुई बोली। गीत और अहम दोनों तुम्हारे कब्जे में ही है ना, तो एक काम करो, अहम को छोड़ दो लेकिन गीत को पकड़े रखो। फिर अहम से कहो कि वो तुम्हारे पास फेयरनेस क्रीम का डब्बा लेकर आए और फिर मीडिया में जाकर ये कहे कि गीत ने ही उसका किडनैप किया था, ठीक है। लोकेश मुस्कुराता हुआ बोला। समझ गया मैडम, सच में आपके जैसा दिमाग तो किसी के पास नहीं होगा। हम अभी अहम कपूर से डील करके आते हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आया। वहां जैसे ही तीनों की कुर्सी खाली देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो अपने साथियों पर चिल्लाता हुआ बोला, तीनों भाग गए, बाहर जाकर देखो, जल्दी करो। वो तुरंत अपने साथियों के साथ गीत, अहम और जतिन को ढूंढने बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अहम गीत और जतिन के साथ जंगल में करीब 20 मिनट पैदल चल चुके थे, लेकिन वहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गीत भागते भागते थक चुकी थी, इसीलिए एक जगह रुकती हुई बोली, अहम रुक जाओ प्लीज, हमसे और नहीं चला जा रहा है। जतिन भी भागते भागते हाफने लगा था। वो भी गीत की बातों पर अग्री करता हुआ बोला, हाँ बेटा, हमें रुक जाना चाहिए, मुझसे भी और चला नहीं जाता। अहम परेशान होता हुआ बोला, डैड, गीत, अगर आप लोग यहाँ रुके तो जल्द ही लोकेश अपने आदमियों के साथ यहाँ आ जाएगा। तब गीत बोली, और अगर हम और भागे तो थक कर गिर जाएंगे और हमारी जान चली जाएगी। मंजूर है तुम्हें? अहम बेचैन होता हुआ बोला। कैसी बातें कर रही हो गीत? गीत बोली, ठीक है, फिर तुम भी बैठ जाओ यहाँ। अगर लोकेश अपने आदमियों के साथ यहाँ आया तो निपट लेंगे उनसे भी। अहम उसके पास बैठता हुआ बोला, तुम निपटोगी लोकेश और उसके गुंडों से? गीत उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अगर तुम्हें बचाने के लिए मैं खाली हाथ यार्ड तक आ सकती हूँ तो उन लोगों से निपट भी सकती हूँ। अहम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। तभी जतिन बोला, मैं 5 मिनट में आया। ओके डैड, लेकिन संभाल कर जाना, आसपास जंगली जानवर भी हो सकते हैं। जतिन उन लोगों से थोड़ा दूर चला गया। तब अहम गीत की तरफ देखता हुआ बोला, अच्छा एक बात बताओ, जब लोकेश ने तुम लोगों को पैसे और डब्बे साथ लाने को कहा था तो तुम खाली हाथ क्यों चली आई? गीत बोली, और क्या करती, रात से गायब थे तुम, रात भर सो नहीं पाई थी, बेचैनी हो रही थी, इसीलिए जैसे ही मुझे तुम्हारा लोकेशन मिला बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गई। अहम उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मेरे लिए इतनी बेचैनी क्यों? उसके इस सवाल ने पल भर के लिए गीत को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन बोली, ये बात तो मुझे भी नहीं पता अहम कि ऐसा क्यों है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए इतनी बेचैन आखिर क्यों हो रही हूँ। गीत के चेहरे पर एक असमंजस की स्थिति देखकर अहम बोला, क्या हुआ? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तब गीत गंभीर होती हुई बोली, आई डोंट नो, मुझे तुम्हारे लिए क्यों बेचैनी हुई मुझे नहीं पता। शायद मैं ऐसी ही हूँ, लोगों को डेंजर में देखती हूँ तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ। तब अहम ने फिर से गंभीर सवाल पूछा, आज से पहले तुमने कब ऐसा महसूस किया था? कब तुम्हें लगा था कि तुम्हें अपनी जान देकर किसी और को बचाना चाहिए? गीत एकाएक बोली, अपनी बहन साक्षी के। बोलती हुई वो रुक गई, उसका गला भर आया था। तभी अहम ने तुरंत कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। गीत उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या? अहम मुस्कुराता हुआ बोला, जैसे मुझे मेरा जवाब मिला तुम्हें भी तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। गीत हैरानी भरी नजरों से एक टक उसकी तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो अहम। मैं जानती हूं कि कोई इतना फिक्र, इतनी बेचैनी सिर्फ अपनों के लिए ही दिखाता है, लेकिन फिर भी श्योर नहीं हूं। मैं उलझी हुई सी हूं खुद में, अपने अतीत में, अपने वर्तमान में।
और जब तक मेरी ये उलझन नहीं सुलझती, मैं तुम्हारे लिए कभी श्योर नहीं हो पाऊंगी। वहीं अहम भी उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वो मन ही मन बोला, तुम्हारी आंखें कह रही हैं गीत कि तुम्हारी ये बेचैनी, ये फिक्र सामान्य नहीं है। प्यार करने लगी हो तुम मुझसे, लेकिन शायद तुम ये कहना नहीं चाहती, या फिर तुम्हें इसका एहसास नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ये जरूर बुलवा कर रहूंगा। ये अहम का वादा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए मन ही मन बातें भी कर रहे थे, लेकिन तभी लोकेश की आवाज वहां गूंजी। अगर तुम दोनों का इश्क और मोहब्बत खत्म हो गया हो तो। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही अहम ने अपने पास पड़े पत्थर को जोर से उसकी तरफ दे मारा। पत्थर सीधा उसके माथे पर जा लगा और वो वहां लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसने पिस्तौल की नोक पर जतिन को पकड़ रखा था, लेकिन पत्थर लगते ही जतिन उसके हाथ से छूट गया और वो भागकर अहम के पास आ गया। तब तक लोकेश के दो साथी गीत और अहम की तरफ बढ़े, लेकिन दोनों ने एक एक लकड़ी तोड़ ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। गीत और अहम ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहम बोला, रेडी हो गीत? गीत बोली, मेरे हाथ में तो कब से खुजली हो रही है, आज दोनों की जमकर पिटाई कर ही देती हूँ। अगले ही पल वो दोनों उन गुंडों से उलझ पड़े। जतिन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी एक लाठी लेकर अहम के पास आया और बोला, मैं और गीत इनकी खातिरदारी करते हैं और तुम जाकर लोकेश की खातिरदारी करो। लोकेश अभी अपने सिर पर हाथ रखकर खड़ा ही हुआ था कि अहम ने उसके पास पहुंचकर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। लोकेश को संभालने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही देर में लोकेश और उसके साथी अधमरे होकर जमीन पर गिर पड़े। तब अहम बोला, गीत चलो चलते हैं, अब बाकी का काम पुलिस यहाँ आकर कर देगी। गीत बोली, हाँ हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर वो मुड़ने ही वाले थे कि तभी उसने देखा कि लोकेश अपना पिस्तौल हाथ में लेकर अहम पर तान चुका था। वो जोर से अहम की तरफ भागी और चिल्लाई, अहम नीचे बैठ जाओ। चिल्लाती हुई वो अहम तक पहुंची और उसे जोर का धक्का दिया, लेकिन तब तक लोकेश के पिस्तौल से गोली चल चुकी थी। कौन बना लोकेश की गोली का शिकार? क्या गीत ने अहम को बचा लिया? क्या लीना की चाल सफल हो पाई? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम लोकेश के पास से जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी गीत ने देखा कि लोकेश अपना पिस्तौल हाथ में लेकर अहम पर तान चुका है। वो तेजी से अहम की तरफ भागी और जोर से चिल्लाई, अहम नीचे बैठ जाओ। चिल्लाती हुई वो अहम तक पहुंची और उसे जोर का धक्का दिया, लेकिन तब तक लोकेश के पिस्तौल से गोली निकल चुकी थी। गोली चलने की आवाज जंगल के उस सन्नाटे में गूंज उठी। उसी के साथ अहम और गीत एक साथ जमीन पर गिर पड़े। पल भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। सभी को लगा कि गोली बचकर निकल गई। अहम और गीत आमने सामने ही गिरे थे। अचानक अहम की नजर गीत के कपड़ों पर गई, जो खून से गीला होने लगा था। गीत के दाएं कंधे के पास और गर्दन के बगल से खून निकल रहा था। गीत! अहम एकदम से चिल्ला पड़ा। वो हड़बड़ाकर गीत के करीब गया और गीत की आंखों में देखता हुआ बोला, गीत, गीत गोली लगी है तुम्हें। गीत को शुरू में तो दर्द का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे दर्द का एहसास होने लगा था। गीत कराहती हुई आवाज में बोली, दर्द हो रहा है अहम। अहम घबराता हुआ बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तभी जतिन ने देखा कि लोकेश ने फिर से पिस्तौल अहम पर तान दी। वो जोर से चिल्लाए, अहम, लोकेश के हाथ में पिस्तौल है। अहम ने जैसे ही लोकेश के हाथ में पिस्तौल देखा, उसने वहीं पड़ी एक लाठी उठाई और उसकी तरफ बढ़ा।
लोकेश ट्रिगर दबाता उससे पहले ही अहम ने उसके सर पर जोर से मारा। लोकेश के हाथ से पिस्तौल छूट गई और वो वहीं बेहोश हो गया। अहम उसकी तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाया, गीत को गोली मारेगा? गीत को? उसने फिर एक और लाठी उसके सर पर जमा दी। तभी जतिन बोला, अहम वो बेहोश हो गया है, उसे छोड़ो और गीत के बारे में सोचो। हमें पहले गीत के खून को रोकना होगा। हमें जंगल का रास्ता भी नहीं पता है, अगर देर हुई तो गीत की जान भी जा सकती है। अहम इमोशनल होता हुआ बोला, नहीं डैड, गीत को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज रास्ता फाइंड कीजिए डैड। जतिन बोला, हाँ मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर वो उस दिशा में भागा जिधर से लोकेश आया हुआ था। तब तक अहम गीत के पास आया और उसने अपने शर्ट को खोलकर गीत के जख्म वाली जगह पर बांध दिया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, आंखें बंद मत करना गीत, प्लीज आंखें बंद मत करना। गीत थकी हुई आवाज में बोली, तेज दर्द हो रहा है। अहम बेचैन होता हुआ बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं अभी कुछ करता हूँ। डैड रास्ता मिला क्या? जतिन ने आवाज लगाते हुए कहा, इस तरफ आ जाओ, शायद इधर ही रास्ता है। अहम गीत को लेकर उस तरफ तेजी से भागा। तभी गीत बोली, अहम तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगी, ये जंगल नहीं भूल भुलैया है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, तब तक गोली का इन्फेक्शन शरीर में फैलता जाएगा। अहम बेचैनी भरी आवाज में बोला, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम चुप रहो, अब आगे से एक शब्द नहीं। गीत बोली, यही सच है अहम, मेरी एक बात सुन लो, मेरे पास समय बहुत कम है। अहम झुंझलाते हुए बोला, बकवास नहीं सुनना है मुझे, हमें बात करने का बहुत समय मिलेगा। तभी अचानक समय की बात से उसे अपने स्मार्ट वॉच की याद आ गई। उसने तुरंत अपने स्मार्ट वॉच से इमरजेंसी मैसेज ध्रुव के मोबाइल पर भेज दिया और गीत से बोला, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब देखना कैसे 20 मिनट में यहाँ डॉक्टरों का पूरा दल आ जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये अहम कपूर का वादा है, बस तुम अपने आंखें खुली। कहते हुए उसने जैसे ही गीत की तरफ देखा तो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। अहम एकदम से घबराता हुआ बोला, गीत गीत आंखें खोलो गीत गीत। गीत का काफी सारा खून बह चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो चुकी थी। अहम की बेचैनी और बढ़ गई। वो गीत को गोद में उठाए कटीली झाड़ियों और छोटे मोटे पौधों से उलझते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसकी आंखों के सामने गीत की एक एक यादें ताजा हो रही थी। पहली बार उसका मिलना और मिलने के साथ ही थप्पड़ लगाना, कंपनी को बंद करवाने की धमकी देना, बार बार झगड़ना, लेकिन मुसीबत के समय उसके आगे आकर खड़े हो जाना, तबीयत खराब होने पर पास बैठकर दिन रात देखभाल करना। उसे उसके साथ बिताए हर एक अच्छे और बुरे पल याद आ रहे थे। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। बीतते समय के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। भागते भागते उसके जूते भी कब का खुल चुके थे और वो खाली पैर ही बेतहाशा भागा जा रहा था। अचानक उसका एक पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो गीत के साथ वहीं गिर पड़ा। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके पैर भी जवाब दे चुके थे। आखिरकार उसने अपने हाथ जोड़ लिए और आसमान की तरफ कातर निगाहों से देखता हुआ बोला, भगवान जी, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। मेरी माँ चली गई, मेरा परिवार टूट गया, एक कंपनी भी डूब गई, फिर भी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इस इनोसेंट सी लड़की की जिंदगी मांगता हूँ। प्लीज इसे कुछ मत होने दीजिए, मेरी सजा इसे मत दीजिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं हार जाऊंगा भगवान, मैं हार जाऊंगा। अहम कपूर के वो आंसू जो उसने माँ के जाने के बाद भी नहीं बहाए थे, आज आंखों से बह निकले। वो रो पड़ा था और भगवान से गीत की जिंदगी की भीख मांग रहा था। गीत बस बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। अब अहम का कोई होप था तो वो सिर्फ ध्रुव ही था, लेकिन ध्रुव पुलिस की कस्टडी में था और उसका मोबाइल इंस्पेक्टर अर्जुन के टेबल पर रखा हुआ था
और साइलेंट था। ध्रुव अर्जुन के सामने ही बैठा था और गुस्से से उसे घूर रहा था। तभी वहां कमिश्नर साहब पहुंच गए। उनके आते ही ध्रुव बोला, सर, अब आप इस मैटर को देखिए। मैं कब से इस इंस्पेक्टर को समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी कमिश्नर साहब कुर्सी पर बैठते हुए ध्रुव से बोले, आपके चेहरे को क्या हुआ है? चोट लगी है? ध्रुव अर्जुन को घूरता हुआ बोला, आपके ही ऑफिसर की मेहरबानी है। कमिश्नर अर्जुन को डांटता हुआ बोला, तुमने इन पर हाथ उठाया? मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं करने को। अर्जुन बोला, सर मैं तो बस। कमिश्नर बीच में ही डांटता हुआ बोला, शट अप। फिर ध्रुव की तरफ देखता हुआ बोला, आई एम सॉरी मिस्टर ध्रुव, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। ध्रुव बोला, मेरा अभी भी यही कहना है कि अहम खतरे में है। अगर हम उस तक नहीं पहुंचे तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर एक बार उस तक पहुंच जाए फिर आप मुझे दोषी पाते हैं तो जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरी बात तो मान लीजिए प्लीज। तब कमिश्नर अर्जुन की तरफ देखता हुआ बोला, तुमने देखा वो लोकेशन? क्या मिला वहां? अर्जुन बोला, इन्होंने लोकेशन ही गलत बताया था। अगर सही होता तो वहां जरूर कुछ मिलता। वो जगह एकदम खाली थी। ध्रुव कमिश्नर से बोला, सर मैं अभी आपको वो मैसेज दिखाता हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही अर्जुन के टेबल से अपना मोबाइल उठाया तो उसमें अहम का इमरजेंसी मैसेज देखकर चौंक गया। वो तुरंत ही कमिश्नर को दिखाता हुआ बोला, सर अभी 5 मिनट पहले अहम का इमरजेंसी मैसेज आया है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। तभी अर्जुन अपना तर्क देता हुआ बोला, सर ये इन लोगों का कोई ट्रैप हुआ तो? कमिश्नर उसे डांटता हुआ बोला, शट अप एंड फाइंड द लोकेशन। अर्जुन वहां से चला गया। तब कमिश्नर ध्रुव से बोले, डोंट वरी मिस्टर ध्रुव, अहम कपूर को कुछ नहीं होगा। जैसे ही लोकेशन पता चलता है हम तुरंत वहां के लिए निकल जाएंगे। ध्रुव गुस्सा करता हुआ बोला, अगर अहम या गीत किसी को भी कुछ भी हुआ तो ये इंस्पेक्टर मेरे हाथों नहीं बचेगा। इसने हमारा बहुत समय पहले ही खराब कर दिया है। 5 मिनट बाद ही अर्जुन वापस लौटा और बोला, सर लोकेशन मिल गया है। यार्ड के पास वाले जंगल में ही करीब 10 से 15 किलोमीटर अंदर से ये मैसेज आया है। कमिश्नर तुरंत खड़ा होता हुआ बोला, जल्दी चलो और साथ में एक एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म कर दो, पता नहीं वहां क्या सिचुएशन होगी। उसी समय कमिश्नर ध्रुव के साथ उस लोकेशन के लिए निकल गया। पीछे पीछे अर्जुन की गाड़ी भी वहां के लिए निकल पड़ी। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो पहले से गुस्से में था। उसने कॉल रिसीव करते ही झुंझलाते हुए कहा, कौन है? जरा आराम से अर्जुन साहब, मेरा नंबर इतना जल्दी डिलीट कर दिया क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई। आवाज पहचानते ही अर्जुन थोड़ा नर्म लहजे में बोला, लीना मैडम, आई एम सॉरी, वो थोड़ा गुस्से में था इसलिए नाम नहीं देखा। लीना बोली, गुस्से में क्यों हो? आपने इतना अच्छा काम किया है तो आपको तो इनाम मिलना चाहिए। गीत और ध्रुव को किडनैपर साबित कर दिया है, और क्या चाहिए? अर्जुन खुद पर खींचता हुआ बोला, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। लीना चौंकती हुई बोली, क्या हुआ? अहम कपूर के एक मैसेज ने सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं किस नौसिखिए ने उसे किडनैप किया था कि उसका मोबाइल लेना भी भूल गया। मैंने सोचा था कि इस केस को थोड़ा पकाऊंगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अच्छे से प्लान करूंगा, लेकिन अभी तक तो अच्छे से केस उबला भी नहीं है। लीना के चेहरे पर अचानक परेशानी आ गई। वो बोली, देखो अर्जुन, कुछ भी हो जाए लेकिन गीत को छोड़ना मत। किसी तरह अहम को गीत से दूर रखना ताकि वो उसकी मदद को ना आ पाए, और जब तक वो मदद के लिए नहीं आएगा तब तक तुम गीत के अगेंस्ट एविडेंस प्लांट कर सकते हो। मैं समझ गया मैडम, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अहम कपूर गीत के पास भी नहीं आ पाएगा और गीत जेल में होगी। गुड, उसके लिए तुम्हें जो अहम के साथ करना पड़े करना। अगर तुम सक्सेस हुए तो तुम्हारा इनाम भी तुम्हें मिल जाएगा। इनाम का सोचते ही इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लीना का कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था, लेकिन अर्जुन अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार था।
अर्जुन अपने इनाम के लिए क्या करने वाला है। क्या गीत की जान बच पाएगी? क्या लोकेश पकड़ा जाएगा? क्या किडनैपर मास्टरमाइंड का खुलासा होगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। लीना का कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था, लेकिन उसके इनाम के बारे में सोचकर अर्जुन अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और कमिश्नर की गाड़ी से आगे निकल गया। वो उन लोगों से पहले ही अहम के लोकेशन पर पहुंच गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। अहम जमीन पर बेसुध सा बैठा था और गीत का सिर उसके गोद में था। जतिन भी वहीं पास ही बैठा हुआ था, लेकिन उन लोगों को घायल देख अर्जुन का सारा ख्वाब अधूरा सा रह गया। वो खुद पर ही गुस्सा करता हुआ बोला, यहाँ तो कल्प्रिट ही विक्टिम बना हुआ है, अब कैसे करूं दोनों को अलग। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते ही अहम बेचैन होता हुआ बोला, इंस्पेक्टर, गीत को हॉस्पिटल ले जाना है, बहुत खून बह चुका है, जल्दी चलिए। लेकिन अर्जुन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लीना मैडम को तो गीत को रास्ते से हटाना है, फिर बहने देते हैं और खून। उसने अहम की बात इग्नोर करते हुए पूछा, इन्हें गोली कैसे लगी? अहम बोला, लोकेश ने मारी है गोली, रंजीत सेठी का सेक्रेटरी यहीं पास में पड़ा होगा, अब प्लीज जल्दी से गाड़ी को मोड़िए। अर्जुन बोला, बस 5 मिनट और रुक जाइए, एम्बुलेंस आ ही रही है और साथ में डॉक्टर भी है। इतना कहकर वो उसी दिशा में बढ़ गया जिधर लोकेश पड़ा था और मन ही मन बोला, ये अगर रंजीत सर का सेक्रेटरी है तो रंजीत सर को पता होगा, इसे जल्दी से यहाँ से गायब करना होगा। अगर कमिश्नर के हाथ पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो जल्दी से लोकेश के पास पहुंचा। वहां देखा तो लोकेश अपने 2 साथियों के साथ जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। अर्जुन ने उसकी नब्ज चेक की जो चल रही थी। उसने तुरंत उसके मुंह पर पानी छिड़का। लोकेश बेहोशी से उठा और पुलिस को देखकर चौंक गया। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, तुम रंजीत सर के सेक्रेटरी हो ना? लोकेश ने हाँ में सर हिलाया तो अर्जुन बोला, तो यहाँ सोए क्या हो, अपने साथियों को लो और निकलो यहाँ से, 2 मिनट में पुलिस पहुंचने वाली है। ये सुनते ही लोकेश घबराते हुए खड़ा हुआ और अपने साथियों को होश में लाकर तुरंत वहां से निकल गया। अर्जुन वापस अहम के पास आ गया। तब तक कमिश्नर साहब और एम्बुलेंस दोनों की गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी। गीत को एम्बुलेंस में डाला गया और तुरंत वहां से निकल गए। डॉक्टर ने तुरंत गीत का इलाज शुरू कर दिया। अहम और ध्रुव गीत के सामने वाली सीट पर बैठे थे। अहम बस गीत के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक मायूसी सी छाई हुई थी। ध्रुव उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देता हुआ बोला, कुछ नहीं होगा गीत को, मैंने हॉस्पिटल में सारा इंतजाम कर दिया है। अहम भारी आवाज में बोला, क्या गलती थी इसकी, सब इसे मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों? ध्रुव बोला, हम सब पता करेंगे, एक एक चीज पता करेंगे। गीत के आने के बाद से जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं जिसमें गीत को फंसाने की कोशिश की गई है, वो सब कुछ पता करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन कर रहा है ये सब। अहम बोला, रंजीत सेठी। ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, रंजीत सेठी? लेकिन वो क्यों? उसकी गीत से क्या दुश्मनी हो सकती है? अहम बोला, रंजीत के सेक्रेटरी लोकेश ने ही हम लोगों को किडनैप किया था और उसी ने गीत को गोली मारी है। ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, क्या कह रहे हो तुम? अहम ने सारी कहानी ध्रुव को बता दी। रंजीत की कहानी सुनकर ध्रुव शॉक्ड रह गया। वो हैरान होता हुआ बोला, रंजीत ड्रग्स बेचता है? ये तो गुड न्यूज है अहम। अगर हम ये बात कमिश्नर को बता दें तो फिर तो उसकी। अहम टोकता हुआ बोला, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और तुम्हें क्या लगता है कि रंजीत आसानी से पकड़ा जाएगा? ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। वो तो लोकेश को आगे कर देगा,
ध्रुव बोला, तो तुम क्या चाहते हो कि हम ये बात पुलिस को ना बताएं? अहम बोला, नहीं, अगर पुलिस अरेस्ट करेगी भी तो लोकेश को, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 से 10 साल की सजा। हम तो अब उसे ऐसा जख्म देंगे कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? गीत को गोली मारने की सजा तो अब सबको भुगतनी ही होगी। अब सबके भाग्य का फैसला पुलिस नहीं, मैं करूंगा, रंजीत का भी और लोकेश का भी। वो अपने आप को लंकेश कहता है ना, अब उसकी लंका में ऐसी आग लगाऊंगा कि समंदर का पानी भी कम पड़ जाएगा। बोलते हुए अहम की आंखों में खून उतर आया था। ध्रुव उसकी पीठ सहलाता हुआ बोला, काम डाउन अहम, गीत को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है। अभी बहुत सारी बातें तुम्हारी पीठ पीछे हुई हैं जो तुम्हें पता नहीं है। अहम हैरानी भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखता हुआ बोला, कौन सी बात? ध्रुव उससे कुछ कह पाता उसी समय डॉक्टर बोला, गीत को ब्लड की कमी हो चुकी है, उन्हें और भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी। हमारा ब्लड बैंक खत्म हो गया है, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना ही होगा। अहम तुरंत बोला, डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, प्लीज आप मेरा ट्राई करिए। डॉक्टर बोला, आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं? क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास ब्लड जांच के लिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। नो डॉक्टर। ओके, परफेक्ट। अहम वहीं लेट गया और उसका खून निकाला जाने लगा। वो गीत के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था, जो अब तक बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच गई। गीत को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और वहां उसकी गोली निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। हॉस्पिटल के बाहर अहम, ध्रुव और जतिन बस अच्छी खबर सुनने का वेट करते रहे। वहीं दूसरी तरफ लीना भी टीवी पर ये सुनने के लिए बेचैन थी कि गीत पकड़ी गई। तभी उसे एक कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ वाले आदमी ने कहा, मैडम, आप न्यूज पर लाइव आने वाली थी गीत के बारे में बताने के लिए, लेकिन इस सेशन को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ? आप अगर न्यूज देख रही होंगी तो आपको पता चल जाएगा। अगले ही पल कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। लीना हैरान होती हुई बोली, अब क्या हो गया? उसी समय न्यूज चैनल पर एक एड खत्म होते ही न्यूज एंकर आ गई। वो बोली, अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मिस्टर अहम कपूर को किडनैप करने वाली आरोपी लड़की गीत बेहोशी की अवस्था में पाई गई और उसे गोली भी लगी है। अभी उसका इलाज जारी है और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब बताई जा रही है। क्या वो आरोपी है या खुद विक्टिम, ये अभी पता नहीं चल पाया है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करें। न्यूज देखते ही लीना खुद पर गुस्सा करती हुई बोली, ये लड़की बार बार बच जाती है। कोई बात नहीं, अगर गोली लगी है तो जिंदा क्यों रहेगी? तुम्हारे जीने की सारी उम्मीदें ही खत्म करवा देती हूँ। उसने तुरंत इंस्पेक्टर अर्जुन को कॉल किया और बोली, ये सब कैसे हुआ? अर्जुन बोला, लोकेश ने किया है ये। क्या आपको ये बात पता थी? लीना घबराई हुई बोली, नहीं, मुझे कैसे पता होगा? अर्जुन बोला, वो तो मैं था वहां और रंजीत सर से मेरे अच्छे रिलेशन हैं, इसीलिए उनके बारे में सोचकर उसे भगा दिया मैंने और गीत के ठीक होने के बाद उसे फ्रेम करने का सोच रहा हूँ। लीना बोली, अब तुम्हें लगता है कि अहम गीत को फ्रेम होने देगा? नहीं, मैं जानती हूँ उसे। तुम एक काम क्यों नहीं करते? गीत को जिंदा ही क्यों रहना है? गोली लगने से उसकी मौत हो गई, बात खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? अर्जुन हैरान होता हुआ बोला, लेकिन मैडम। तभी लीना उसकी बात काटती हुई बोली, इनाम के बारे में याद है ना? वो दुगना कर दूंगी। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इतना भी हार्ड नहीं है ये काम। अर्जुन कुछ सोचता हुआ बोला, ओके मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठा अहम मन ही मन भगवान से गीत की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी डॉक्टर वहां आया। डॉक्टर को देखते ही अहम उनके पास गया और बोला, डॉक्टर,
गीत अब कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। उसकी गोली निकाल दी गई है, वो जल्द ही होश में आ जाएगी। ये सुनते ही जैसे अहम के जान में जान आई। वो खुश होता हुआ बोला, थैंक यू डॉक्टर, हम अंदर जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर वो तुरंत ही गीत के पास पहुंचा। गीत के गले के पास पट्टी बांधी गई थी। अहम गीत के सिराने ही बैठ गया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। उसके बारे में सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने गीत का एक हाथ अपने हाथों में लिया और भावुक होता हुआ बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गीत कि मैं क्या करूं। तुम्हें इस हालत में देख रहा हूं तो अभी रंजीत को आग लगा देने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारा मासूम चेहरा देखता हूं तो लगता है फिर से कोई गलत कदम ना ले लूं। इतना कहकर वो गीत की तरफ इस उम्मीद से देखने लगा जैसे कि वो कुछ बोलेगी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं जब पहली बार तुमसे मिला था तो मैं समझ गया था कि तुम में कोई बात तो है, और आज तुम्हारी इसी बातों ने मुझे इतना बदल दिया है कि किसी से चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रहा हूं। मैं वापस चाहता हूं उस अहम को जो अभी तक रंजीत की दुनिया बदल चुका होता। उस अहम को वापस चाहता हूं जिससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं होती थी किसी में। उस नफरती अहम को वापस चाहता हूं मैं। इतना कहकर वो चुप हो गया और वापस इस उम्मीद में देखने लगा कि गीत कुछ बोलेगी, लेकिन गीत कहां कुछ बोलती। तब अहम खड़ा होता हुआ गुस्से से भरे लहजे में बोला, कोई बात नहीं गीत, तुम मत बोलो कुछ। अब बहुत हो गई प्यार की बातें, अब वापस से नफरत को दिखाने का समय आ गया है। रंजीत सेठी, आ रहा हूं मैं। बचा सकते हो तो बचा लो खुद को मेरी नफरत से। अहम अब रंजीत के साथ क्या करने वाला है? क्या अर्जुन गीत के लिए कोई नई मुसीबत पैदा करने वाला है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम खड़ा होता हुआ गुस्से भरे लहजे में बोला, कोई बात नहीं गीत, तुम मत बोलो कुछ। अब बहुत हो गई प्यार की बातें, अब वापस से नफरत को दिखाने का समय हो गया है। रंजीत सेठी, आ रहा हूं मैं। बचा सकते हो तो बचा लो खुद को मेरी नफरत से। उसने वहां से जाने का सोचा, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे गीत उसे पीछे खींच रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, गीत की एक उंगली उसके हाथ की उंगली में फंसी हुई थी। अहम ने उंगली को अलग करते हुए कहा, तुम जैसे भी रोकने की कोशिश कर लो गीत, लेकिन मैं रंजीत को तो नहीं छोड़ने वाला। उसने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलकर रहेगी। वो इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकला ही था कि गीत की मासी जूली और बिट्टू वहां आ गए। बिट्टू अहम की तरफ देखकर रोता हुआ बोला, दीदी कैसी है? मैंने न्यूज में देखा, एक लेडीज बोल रही थी कि दीदी को गोली लगी है। अहम बिट्टू के पास घुटनों पर बैठता हुआ बोला, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी दीदी को, शी इज परफेक्ट नाउ। लेकिन बिट्टू ने उसकी आंखें पड़ते हुए कहा, तो आप रो क्यों रहे हैं? दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? अहम ने अपने आंसू पोंछे और बिट्टू के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हारी दीदी को ना ही कुछ हुआ है और ना ही हम कुछ होने देंगे उन्हें, समझ गए? बिट्टू मासूमियत भरी आवाज में बोला, भगवान भी कुछ नहीं होने देंगे मेरी गीत दीदी को। मेरी माँ के अलावा सिर्फ वही तो है जो मेरे बारे में सोचती है, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। अहम बिट्टू का कंधा पकड़ता हुआ बोला, किसने कहा कोई नहीं है? हम है ना, हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ और तुम्हारी गीत दीदी के साथ भी है। बिलीव मी, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं होने देंगे। बिट्टू अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली को अहम के सामने करता हुआ बोला, प्रॉमिस कीजिए
कि आप गीत दीदी को कुछ नहीं होने देंगे? अहम ने बिट्टू की उंगली में अपना उंगली फंसाते हुए कहा, प्रॉमिस। तभी जूली अहम से बोली, साहब क्या हम अंदर जाकर गीत को देख सकते हैं? अहम बोला, अभी गीत बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर में होश आ जाएगा, फिर आप सब लोग भी मिल लीजिएगा उससे। जूली उसकी बात मानकर बिट्टू के साथ वहीं एक टेबल पर बैठ गई। वहीं अहम वहां से बाहर ही जाने वाला था कि तभी ध्रुव बोला, कहाँ जा रहे हो अहम? अहम बोला, कुछ देर में आता हूं। अगर गीत को होश आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। उसके हाव भाव को देखकर ध्रुव समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत बोला, रुको अहम, ये सही टाइम नहीं है। अभी गीत को जरूरत है तुम्हारी। अहम बोला, और उससे भी ज्यादा जरूरत उस दुश्मन को खत्म करने का है जो ये सब करवा रहा है। जा रहा हूं मैं। वो आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से जतिन बोला, गोली का जवाब गोली से देना बहादुरी नहीं होती है बेटा, यहाँ मेरे पास आओ। अहम झल्लाते हुए बोला, डैड प्लीज अभी मत रोकिए। तब जतिन बोला, तुम्ही ने कहा था ना कि उसे बर्बाद कर दोगे, तो बर्बाद करने का मजा लो। एक गोली में वो बर्बाद नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ शायद तुम भी खत्म हो जाओ। अहम जतिन के पास आकर बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? जतिन बोला, जहां तक मेरी समझ है वो गीत पर इसीलिए अटैक कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो तुम्हारी करीब है, और अगर वो उस पर अटैक करता है तो तुम टूट जाओगे, जिससे तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउन होगा, और इसका फायदा वो उठाना चाहता है। अहम बोला, क्या चाहते हैं डैड? क्या करूं मैं? सामना करो उसका, उसके बिजनेस को इस कंडीशन में लाओ कि उसे अपनी कंपनी ही बेचनी पड़ जाए, यहां तक कि उसे रहने के लिए भी ठिकाना ना मिले। इस बर्बादी को देखकर वो खुद खत्म हो जाएगा। अहम जतिन की बातों को समझते हुए बोला, जी डैड, लगता है अब उसे उसकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। जतिन मुस्कुराता हुआ बोला, गुड, ये हुई ना कपूरों वाली बात। उसी समय वहां इंस्पेक्टर अर्जुना पहुंचा। वो बिना किसी से मिले इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से अहम ने कहा, इंस्पेक्टर कहां जा रहे हो? अर्जुन अहम की तरफ देखकर बोला, गीत का बयान लेना है मुझे। गीत होश में नहीं है, वो जब होश में आएगी फिर बयान ले लेना। अभी जाओ यहां से। अर्जुन ने एक नजर इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखा, फिर अहम के पास आते हुए कहा, ठीक है, आप ही अपना बयान दे दीजिए, क्योंकि मुझे केस तो आगे बढ़ाना ही होगा ना। अहम इंस्पेक्टर को घूरता हुआ बोला, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लोकेश का किया हुआ है सब। अर्जुन बोला, हाँ आपने बताया तो था, लेकिन आपकी बात मैच नहीं कर रही है, क्योंकि आपने लोकेश को मिलने की जो जगह बताई थी वहां पर तो कोई नहीं था, और ना ही वहां से एक भी ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चल सके कि वहां कोई हाथापाई भी हुई थी। अहम हैरान होता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेश और उसके दो साथी वहीं बेहोश हो गए थे, शायद होश में आने के बाद भाग गए हों। तब अर्जुन अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाता हुआ बोला, या फिर आप सच से भाग रहे हैं मिस्टर अहम कपूर? अहम गुस्से में बोला, जबान संभाल कर इंस्पेक्टर। अर्जुन मुस्कुराते हुए अहम की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आप जिसे बचाकर यहाँ तक लाए हैं, ये सब चाल उसी की तो थी। अहम गुस्से में खड़ा हुआ और अर्जुन का कॉलर पकड़ता हुआ बोला, अपने होश में रहो इंस्पेक्टर, नहीं तो किसी जंगल में तुम्हारा ट्रांसफर करवाने में देर नहीं लगेगी मुझे। अर्जुन का चेहरा भी गुस्से से तमतमा उठा था, लेकिन जल्द ही खुद को शांत करता हुआ बोला, काम डाउन मिस्टर कपूर, इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं है। मेरे पास तो गीत के खिलाफ सबूत भी हैं, वो टूटा हुआ मोबाइल और सिम जो उसके रूम से हमें मिला। अहम ने अर्जुन का कॉलर छोड़ते हुए कहा, क्या बकवास है ये? अर्जुन बोला, ये वही मोबाइल है जिससे कुंडो को कॉल किया गया था, जिसके बाद
आप गुंडों के पीछे भागे और पकड़े गए। हमारी थ्योरी ये है कि गीत ने आपको अच्छे से समझ लिया था, इसीलिए उसका एक प्लान था रेस्टोरेंट में पीटने वाली बात आपको बताकर अपने जाल में फंसाना, और आप फिर उसके जाल में भी फंस गए। अहम हैरान होता हुआ बोला, इम्पॉसिबल, गीत ऐसा कर ही नहीं सकती। जिसने मेरे लिए अपनी जान को झोंक दिया, वो क्यों करेगी ऐसा? क्या पता उसने खुद को बचाने के लिए ही खुद को खतरे में डाला हो। पिछली बार भी आपने ब्लैकमेल वाले वीडियो में उसे बचाया, लेकिन आपको असली कल्प्रिट का पता चला नहीं ना, क्योंकि कल्प्रिट तो वो खुद थी। शट अप इंस्पेक्टर, मुझे पता है कि ये किसने किया, इसीलिए मत बनाओ झूठी कहानी मेरे सामने। ओके, आपके अकॉर्डिंग वहां कोई लोकेश नाम का गुंडा था, तो पॉसिबिलिटीज तो ये भी हो सकती है ना कि ये वही गुंडे हों जिससे गीत फोन पर कोऑर्डिनेट कर रही थी। अहम चुप हो गया। उसे याद आ रहा था कि उसने उसी गुंडों का सीसीटीवी फुटेज रेस्टोरेंट में देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंस्पेक्टर की बात माने भी या नहीं। वो अर्जुन पर झुंझलाता हुआ बोला, इंस्पेक्टर, जब गीत को होश आएगा तो उससे बयान ले लीजिएगा। अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। अर्जुन बोला, ओके, लेकिन शक तो आपके दोस्त ध्रुव पर भी है, लेकिन इनफ एविडेंस नहीं है, इसीलिए जाने दिया है फिलहाल। ये सुनते ही अहम चौंकते हुए बोला, ध्रुव? अर्जुन ध्रुव की तरफ देखता हुआ अहम से बोला, अपने दोस्त से ही पूछ लीजिए, मैं चलता हूँ, गीत के होश में आने पर बात करेंगे। इतना कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चल दिया और मन ही मन बोला, मोबाइल भले ही गीत को लॉकअप में डालने के लिए इनफ एविडेंस ना हो, लेकिन अहम के मन में शक पैदा करने के लिए इनफ था। लीना मैडम का थोड़ा काम तो कर दिया है, मौका मिलते ही पूरा निपटा दूंगा, सोचते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी शीशे की बोतल को अपने पॉकेट में रख लिया। उसमें पॉइजन था जिसे वो गीत को इंजेक्ट करने आया था, लेकिन अहम के रहते कुछ नहीं कर पाया। वहीं अहम एकदम हैरानी से ध्रुव की तरफ देख रहा था। तभी ध्रुव बोला, यार, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किडनैप करूंगा? तब ध्रुव ने गीत के उसे कॉल करने से लेकर इंस्पेक्टर की कस्टडी में जाने तक की कहानी सुना दी और कहा, गीत ने मुझे मैसेज भेजा, इसीलिए इंस्पेक्टर को लग रहा है कि मैं भी उसके साथ शामिल हूँ। ये बकवास नहीं तो और क्या है? और ये गीत के बारे में जो इंस्पेक्टर बोल रहा है, ये क्या सच है? नहीं, मुझे तो फिर से कोई साजिश लग रही है। और तुम्हें भी इस इंस्पेक्टर पर भरोसा हो गया? मैंने इसकी कुंडली निकाली है, ये रंजीत सेठी के क्लोज है और इसका पास्ट इतना भी अच्छा नहीं है। अहम हैरान होता हुआ बोला, ये रंजीत सेठी के क्लोज है? हाँ, मुझे तो उसी समय शक हो गया था जब तुम्हारा नाम बोलने के बाद भी इसने मुझे रास्ते से उठा लिया। तभी मैंने इसके बारे में पता करवाया। मुझे तो लग रहा है कि ये भी मिला हुआ है। हो ना हो, गीत को फंसाने के लिए इसी ने एविडेंस प्लांट किया हो। ये सुनते ही अहम का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो खड़ा होता हुआ बोला, इस बार मत रोकना, इस इंस्पेक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने बालकनी से झांक कर देखा तो इंस्पेक्टर अर्जुन अपने गाड़ी में बैठने ही वाला था। वो ऊपर से ही चिल्लाता हुआ बोला, रुको इंस्पेक्टर! इतना कहकर वो तेजी से नीचे गया। अहम को अपनी तरफ आते देखकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ कपूर साहब, ध्रुव के बारे में भी सच कहा था ना मैंने? अहम उसके नजदीक गया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अहम का ये थप्पड़ क्या अहम पर ही पड़ने वाली है भारी? क्या अहम गीत को लीना के चक्कर में फंसने से बचा पाएगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम इंस्पेक्टर अर्जुन के नजदीक गया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
थप्पड़ लगते ही अर्जुन भी आग बबूला हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ड्यूटी पर लगे पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने की? वो अहम से हाथापाई के लिए बढ़ा ही था कि अहम ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, अभी तुमने मेरी हिम्मत ही कहाँ देखी है इंस्पेक्टर। अर्जुन भी गुस्से में था। उसने अहम के पेट पर एक मुक्का मारा। अहम थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से और तमतमा उठा। उसने गुस्से में अर्जुन का गला पकड़ लिया और उसे पुलिस गाड़ी की बोनट पर लिटाते हुए बोला, मुझसे उलझने की सोचना भी मत इंस्पेक्टर, बहुत भारी पड़ेगी। तब अर्जुन आंखें दिखाता हुआ बोला, तुम्हें भी ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ने वाली है अहम कपूर। अहम भी आंखें दिखाते हुए बोला, मेरी लड़ाई कभी सस्ती होती भी नहीं है इंस्पेक्टर। अगली बार अगर तुम गीत के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर कुत्तों को खिला दूंगा। और हाँ, कह देना अपने मालिक रंजीत सेठी से, उसका ऐसा हाल करूंगा कि कुत्तों का खाना भी नसीब नहीं होगा उसे। उसने उसका गला छोड़ा और गुस्से में जाने के लिए वापस पलट गया। अर्जुन पीछे से चिल्लाता हुआ बोला, गीत का स्टेटमेंट तो मैं लेकर रहूंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे रोकते हो। अहम उसकी तरफ मुड़ा और बोला, तुम गीत के नजदीक भी आए तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, ये वादा है अहम कपूर का। इतना कहकर वो वापस चला गया। वहीं अर्जुन उसकी तरफ देखकर बड़बड़ाता हुआ बोला, मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी अहम कपूर। अभी तक मैं सिर्फ इनाम के लिए लड़ रहा था, अब मैं अंजाम के लिए लड़ूंगा। इस लड़ाई को मैं ऐसे अंजाम पर ले जाऊंगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अर्जुन को धमकी देने के बाद अहम वापस गया। तभी ध्रुव बोला, अहम, गीत होश में आ गई। ये बात सुनते ही अहम दौड़ता हुआ अंदर गया। वहां देखा तो पहले से ही जूली और बिट्टू थे। बिट्टू गीत से लिपटा हुआ था। गीत उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिट्टू मासूमियत भरे लहजे में बोला, नहीं, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। गीत मुस्कुराती हुई बोली, तो तू क्या चाहता है कि मैं जिंदगी भर हॉस्पिटल में ही रहूं? घर भी नहीं जाने देगा क्या? बिट्टू बोला, हाँ जाने दूंगा ना, लेकिन घर से बाहर अब आप सिर्फ मेरे साथ निकलेंगी। मैं आपको बचाऊंगा गोली से, समझी आप? गीत उसके माथे पर हाथ फेरती हुई बोली, हाँ बाबा, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तू तो मेरा हीरो भाई है ना, मुझे कुछ नहीं होने देगा, पता है। तभी जूली ने दरवाजे पर अहम को खड़ा देखा तो बिट्टू का हाथ पकड़ती हुई बोली, चलो बेटा, दीदी घर आएगी तो अब हम वहीं मिल लेंगे, ठीक है? बिट्टू जिद करता हुआ बोला, नहीं, फिर से दीदी को कुछ हो गया तो? आपको जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगा गीत दीदी के साथ। तब गीत मुस्कुराती हुई बोली, हाँ सही तो कह रहा है बिट्टू, अगर फिर मुझे कुछ हो गया तो? क्यों बिट्टू? कहती हुई उसने प्यार से बालों में हाथ फेरा और बोली, लेकिन यहाँ आसपास बहुत लोग हैं, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम घर जाओ, नहीं तो यहाँ अगर तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई तो मुझे कौन बचाएगा? बिट्टू गीत से अलग होता हुआ बोला, ठीक है, आप कहती हैं तो मैं जाता हूँ, लेकिन आप भी जल्दी घर आ जाइएगा, ओके? गीत सिर हिलाती हुई बोली, ओके। तब बिट्टू ने गीत के माथे पर एक किस किया और जूली के साथ इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल गया। अब दरवाजे पर अहम खड़ा था और गीत बेड पर लेटी हुई थी। अहम को देखते ही गीत ने बेड पर उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन अहम तुरंत उसके पास आया और प्यार से डांटते हुए बोला, क्या जरूरत है उठने की, चुपचाप लेटी रहो। कहते हुए उसने गीत को फिर से लिटाने की कोशिश की तो गीत बोली, अहम, मैं लेट लेट कर थक चुकी हूँ, 10 घंटे से तो लेटी हुई ही हूँ, मेरा मन कर रहा है बैठने का।
अहम उसके पास बैठता हुआ बोला, हाँ तो मुझसे बोल सकती थी ना, मैं आराम से बिठाता तुम्हें। हर बार तुम्हारा सुपर वुमन बनना जरूरी है क्या? गोली गर्दन के एकदम पास लगी है, ज्यादा हिली तो फिर खून निकलने लगेगा। गीत बस उसकी डांट को सुनती रही। अहम ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर आराम से बेड पर बिठाया और कहा, तुमने तो अपना ऊपर जाने का प्लान बना लिया था, क्या जरूरत थी सामने आने की? गोली तुम्हें लगी और धड़कन मेरी रुक गई थी। गीत अहम की तरफ देखती हुई बोली, तुम गुस्सा हो या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? अहम घूरते हुए बोला, गुस्सा हूं मैं तुमसे, मेरे चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गोली मेरे लिए थी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था सामने। तब गीत मुस्कुराती हुई बोली, क्या फर्क पड़ता है, गोली मुझे लगी, तुम भी तो मेरे लिए गुंडों से लड़ने पहुंच गए थे। अहम गुस्से में घूरता हुआ बोला, तुमसे तो बातें करना ही बेकार है, पानी पियो चुपचाप। उसने टेबल से पानी उठाकर गीत को दिया। गीत पानी पीती हुई अंदरूनी नजर से उसे देखती रही। अहम के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। गीत उसकी उलझन को पढ़ती हुई बोली, कुछ बोलना चाहते हो मुझसे? अहम हड़बड़ाहट भरी आवाज में बोला, नहीं तो फिर तुम ठीक तो हो ना? हाँ, गोली तुम्हें लगी है, मैं क्यों ठीक नहीं रहूंगा? क्योंकि तुम परेशान दिख रहे हो, थोड़े उलझन में हो। कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, डांटना चाहते हो, जो भी चाहते हो बोल दो। मैं अब भी यही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। गीत झुंझलाती हुई बोली, फिर से वही बात, मुझे नहीं पता मैं क्यों आगे आई। मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वही किया, बस। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? गोली लगना एक अलग बात है, जान भी जा सकती थी तुम्हारी। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? गीत ने अहम के बातों का जवाब नहीं दिया। अहम गुस्से में उसे घूरता हुआ खड़ा हुआ और बोला, तुमसे ना बातें करनी ही बेकार है, तुम आराम करो। मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ कि वो तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब करेंगे। गीत मुस्कुराती हुई बोली, अहम काफी बदल गए हो तुम। अहम बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूं कि मुझे जब भी कुछ होता है तो तुम ग्रेट बिजनेसमैन अहम कपूर से सीधे एक भोले भाले बेचारे अहम बन जाते हो। अहम आंखें दिखाता हुआ बोला, अच्छा बहुत हो गई बकवास, अब चुपचाप लेटी रहो। ज्यादा यहां से हिलने की कोशिश की तो। गीत भी आवाज मजबूत करती हुई बोली, तो क्या? अहम नर्म होता हुआ बोला, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हिल डुल लेना और क्या। उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को देखते ही गीत की हंसी छूट गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और अगले ही पल खांसने लगी। अहम उसे पानी का ग्लास देता हुआ बोला, तुम भी ना कभी मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब पानी पियो और चुपचाप लेट जाओ। गीत ने एक घूंट पानी पिया। तब अहम ने फिर से आराम से उसे बिस्तर पे लिटा दिया। तभी उसकी नजर बेड की दूसरी तरफ टेबल पर पड़े एक बुके पर पड़ी। वो गीत की तरफ देखता हुआ बोला, ये बुके किसने दिया है तुम्हें? गीत बोली, मुझे लगा तुमने यहाँ लाकर रखा होगा। मुझे जब होश आया तो ये बुके यहीं पर रखा हुआ था। अहम ने बुके को हाथ में उठा लिया और उलट पलट कर देखा तो उसमें एक कागज निकला। कागज पर लिखा था, गेट वेल सून। अहम हैरानी से कागज को पलटता हुआ बोला, इसमें तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है, किसने दिया तुम्हें? गीत बोली, अरे ध्रुव या अंकल में से किसी ने रखा होगा। अहम बोला, नहीं, ध्रुव और डैड तो मेरे साथ ही हैं, उन लोगों ने तो नहीं रखा है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये किसने दिया है। अच्छा, तुमने कहा कि जब तुम्हें होश आया तो ये। तभी अहम को कुछ याद आया। वो मन ही मन सोचता हुआ बोला, मैं जब अर्जुन से मिलने के बाद सीढ़ियां चढ़ रहा था तो हुडी पहना हुआ एक आदमी नीचे जा रहा था। गुस्से में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहीं वही तो। अरे हाँ,
ये हुडी तो सेम टू सेम उसी की तरह थी जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा था। अहम को सोच में डूबा देखकर गीत बोली, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, मैं अभी आया। इतना कहकर वो इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल गया और बालकनी में आकर झांक कर देखने लगा। लेकिन तब तक वो हुडी वाला आदमी जा चुका था। अहम हैरान होता हुआ खुद से बोला, ये आदमी है कौन जो गीत के पीछे पड़ा हुआ है? तभी अहम को बालकनी में झांकते हुए देखकर ध्रुव बोला, क्या हुआ? उधर क्या देख रहे हो? तब अहम ध्रुव और जतिन की तरफ देखता हुआ बोला, आप दोनों यहीं बैठे थे ना? किसी को गीत के वार्ड में जाते देखा था क्या? ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, अहम हुआ क्या है? गीत ठीक तो है ना? अहम बोला, वो ठीक है, लेकिन एक आदमी वहां बुके रखकर चला गया था। मैंने एक हुडी वाले को सीढ़ियां उतरते देखा था। तुम लोगों ने देखा था क्या उस आदमी को आसपास? ध्रुव उदास स्वर में बोला, नहीं यार, हम लोगों को बीच में थोड़ी झपकी आ गई थी, इसीलिए हमने किसी को देखा तो नहीं। लेकिन हाँ, उस हुडी वाले के बारे में एक खबर जरूर है। क्या तुम्हें ऑफिस में जो टिफिन देने आया था उसने भी हुडी पहन रखी थी? उसका स्केच रेडी है और ऑफिस में रखा हुआ है। जब ऑफिस जाओगे तो देख लेना। गुड। अब तो इस हुडी वाले की भी कुंडली निकालनी होगी। कौन है वो हुडी वाला लड़का? क्या अहम उस तक पहुंच पाएगा? क्या है हुडी के पीछे का राज? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।